ठीक है, तो दैट इज रे ऑफ वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स में वेव जो है, यहाँ पे वेव का मतलब वो वेव नहीं है जो आपने 11th में पढ़ा है। ओके, यानी 11th में जो वेव पढ़ा है दैट इज डिफरेंट, और यहाँ पे जो वेव पढ़ेंगे दैट इज डिफरेंट। थोड़ी सी प्रॉपर्टी सिमिलर है, बट यहाँ पे वेव को हम लाइट के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो एग्जैक्ट सिमिलर आप कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो एक तरीके से। तो सबसे पहला टॉपिक चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। एज आई सेड कि इस संडे दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूं, इस संडे आपका रे ऑप्टिक्स का टेस्ट है, तो अपने आप को प्रिपेयर करते रहें। अब लाइट को लेके कई सारी थ्योरीज होती हैं। उन थ्योरीज के बेस पे लाइट एक पार्टिकल फॉर्म भी है, लाइट एक वेव फॉर्म भी है, दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है। पार्टिकल फॉर्म एक डिफरेंट फॉर्म है जिसमें एनर्जी अलग अलग पैकेट्स होते हैं एनर्जी के। वेव जो है वो वेव फॉर्म अलग हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, ये चीज़ भी हम चैप्टर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है वेव फ्रंट। चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स, और सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आ गया वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है? देखो, वेव फ्रंट इज बेसिकली अगर कोई लाइट की रे जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो उसको हम वेव फ्रंट कह दे रहे हैं। अब सिंगल लाइट रे के ऊपर नहीं बन सकता है, ठीक है, आपको मिनिमम दो लाइट तो चाहिए ही चाहिए, तभी आप वेव फ्रंट बना सकते हो। दो लाइट का मतलब है दो लाइट की रेज, जैसे कि ये लाइट रेज जा रही हैं तो सेम टाइम पे सेम पोजीशन पे दो पॉइंट्स होंगे। इन दो पॉइंट्स को अगर आप परपेंडिकुलरली मिला देते हो तो इसको आप क्या कह दोगे? वेव फ्रंट। ठीक है, इसको आप कह दोगे वेव फ्रंट। जैसे कि अगर एक पॉइंट सोर्स लाइट है, इससे ये लाइट जा रही है, इससे ये लाइट जा रही है, इससे ये लाइट जा रही है चारों डायरेक्शन में। ठीक है, तो हर एक पोजीशन पे इनके एक सेम पॉइंट पे सेम फेज में एक पॉइंट्स होंगे हर लाइट। उन सभी पॉइंट्स को जिनको हम लोकस कहेंगे, उन सभी लोकस को जो कि सेम फेज में है, उन सभी को अगर आप मिला देते हो तो वो क्या कहलाता है? वेव फ्रंट। इसको आप वेव फ्रंट कहलाओ। तो ये जरूरी नहीं है कि वेव फ्रंट एक लाइन है, वेव फ्रंट एक स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। नहीं, डिस्टेंस नहीं कह सकते। इसको आप लोकस ही कहोगे, मतलब आप लोकस को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आप उसको ये नहीं कह सकते, मतलब डिस्टेंस नहीं कह सकते, नहीं रहते, डिस्टेंस नहीं कहोगे आप। तो इस तरीके से अब ये जो वेव फ्रंट है ये डिपेंड करता है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कैसा है। अगर सोर्स ऑफ लाइट स्फेरिकल है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेगा। सोर्स ऑफ लाइट एक प्लेन लाइन यानी सिलेंड्रिकल है तो वो सिलेंड्रिकल बनेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, शेप ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या है? इट इज डिफाइंड, डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड It is defined as the continuous locus of all the particles. It is continuous locus of all the particles of all the particles of the medium which are vibrating in the same phase at any instant. Which are vibrating in the same phase at any instant. सेम फेज एट एनी इंस्टेंट, इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि अगर रेज जा रही हैं, उन सभी रेज के जो पार्टिकल है, जब रेज जाती है तो पार्टिकल के थ्रू जा रही है, मीडियम किसी ना किसी मीडियम के पार्टिकल से थ्रू जा रही है। तो जब वो इस पार्टिकल के थ्रू से जा रही है,
हालांकि लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी अगर मान लो किसी मीडियम के थ्रू जा रही है तो मीडियम में पार्टिकल्स को क्या कर रही है, वो वाइब्रेट कर रही है। तो वाइब्रेट कर रही है तो वहां पे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे किसी ना किसी फेज में। अब फेज क्या होता है, ये 11th में आपने समझा था। 11th में फेज क्या होता था, यानी कि वेव की उस पर्टिकुलर टाइम पे या पोजीशन पे जो एंगल वो बनाता था, या सिंपल कह दो या पोजीशन, फेज पे या पोजीशन कह दो। तो सेम फेज सभी पार्टिकल्स का जो सेम फेज होगा, यानी कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इन सभी पॉइंट पे जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, ये सारे सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। इसलिए आपने इन सभी को मिला के एक लाइन ड्रॉ करी जो कि वेव फ्रंट को शो कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो दो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, जिनको मिला के आपने एक लाइन ड्रॉ करी जिसको आप वेव फ्रंट कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? वेव फ्रंट इज क्लियर टू ऑल? वेव फ्रंट क्लियर हुआ सभी को? यस सर, यस सर। सर डेफिनेशन रिपीट कर दो एक बार। It is defined as the continuous locus of all the particles of a medium which are vibrating in the same phase, which are vibrating in the same phase, which are vibrating in the same phase at any instant, at any instant. At any instant. ठीक है, डन मनीष? डन? यस सर। Now next है different types of wavefront. Types of वेव फ्रंट। टाइप्स में मैंने अभी बताया, एज आई सेड, कि जो वेव फ्रंट है, इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द शेप ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। तो जो भी सोर्स ऑफ लाइट की शेप होगी उसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि पहला आप जो टाइप देखोगे वो है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है कि इसमें जो सोर्स लाइट होता है, लाइट सोर्स होता है, वो स्फेरिकल या फिर पॉइंट सोर्स होता है। तो जब भी पॉइंट सोर्स लाइट होगा तो उसका जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? कोसेंट्रिक स्फेरिकल बनेंगे। कैसे बनेंगे? कोसेंट्रिक स्फेरिकल। ये सारे क्या हैं? लाइट हर डायरेक्शन में निकल रही है, तो ये सारे 1 2 3 ये सारे क्या हैं? वेव फ्रंट हैं विद डिफरेंट रेडियाई। ठीक है, तो स्फेरिकल अगर सोर्स है, यानी कि पॉइंट साइज सोर्स है, तो उसके कई सारे आप वेव फ्रंट बना सकते हो विद डिफरेंट रेडियाई, और सारे कोसेंट्रिक होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरा टाइप जो हो सकता है वो हो सकता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल हो सकता है। तीसरा जो हो सकता है वो प्लेन वेव फ्रंट हो सकता है। प्लेन तो यही हो गया जो मैंने ये बनाया है। ठीक है, और प्लेन में आप कई सारे बना सकते हो, हर पॉइंट पे अलग अलग वेव फ्रंट बन सकता है। सिलेंड्रिकल में आप सिलेंडर के शेप का बना दो, ये बीच में आपका लाइट सोर्स हो गया, तो लाइट हर डायरेक्शन में निकल रही है, तो इसलिए कैसा बन गया? सिलेंड्रिकल बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट बेसिकली 3 टाइप के हो गए, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। प्लेन वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट आपको मोस्टली हर सोर्स से मिल सकता है, अगर जो सोर्स ऑफ लाइट काफी दूर रखा है। अगर बहुत दूर रखा होगा तो उससे लाइट, जैसे कि अगर इससे सोर्स ऑफ लाइट से अगर कोई रे आ रही है तो बहुत दूर अगर लाइट रखी है तो उससे एक दूर जाके वो पैरेलल हो जाती है। तो आप कह सकते हो कि जब लाइट ऑफ सोर्स बहुत दूर है तो प्लेन वेव फ्रंट आपको मिलेगा, या कह दो कि इन्फानाइट पे है तो प्लेन वेव फ्रंट आपको मिलेगा। ठीक है, ये केस हो गया। देन आता है, यहाँ पे हम 2 चीज सीख पाते हैं, जैसे कि रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। 2 बातें हमने सीखी, तो लाइन लिखेंगे, दिस इलस्ट्रेट्स 2 जनरल प्रिंसिपल्स। दिस इलस्ट्रेट्स 2 जनरल प्रिंसिपल्स। फर्स्ट,
rays are perpendicular to wavefront. 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 And second point, the time taken, second point, the time taken for light to travel, for light to travel from one wavefront to another, from one wavefront to another is the same along any ray, is the same along any ray. The time सर taken, ट्रैवल और बताना the time taken for light to travel from one wavefront to another is the same along any ray. Time taken for light to travel from one wavefront to another is the same along any ray. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना टाइम ये रे इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक पहुंचने में लगा रही है, उतना ही टाइम ये वाली रे इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक पहुंचने में लगाएगी, क्योंकि सेम वेव फ्रंट है। तो लाइट का कोई मतलब नहीं बनता है कि कौन सी लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर वो एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट तक का जो बीच का डिस्टेंस है, तो रे सेम ही टाइम लगाएगी उस एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में, चाहे आप कितनी भी रेज ऑफ लाइट बना दो, ड्रॉ कर दो। मतलब कि इस रे से इस रे तक जितने भी आप रेज, मतलब इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक, यानी नंबर 1 वेव फ्रंट से नंबर 2 वेव फ्रंट तक जाने में आप जितने भी रेज बनाना, वो सभी सेम टाइम लगाएंगी। ठीक है, ये यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे हम कह सकते हैं, तभी आपकी वेव फ्रंट बन रही है, तभी हम कह रहे हैं कि वो सेम फेज में है। ठीक है, सेम फेज का मतलब है सेम पोजीशन में। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ तक बात किसी को क्लियर है? सबको क्लियर है, या किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सर। सोनिया, रचित, क्लियर है रंशु, रंशु, क्लियर सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ द एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला टॉपिक ह्यूगन्स प्रिंसिपल। ह्यूगन्स प्रिंसिपल, इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ह्यूगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो ह्यूगन्स प्रिंसिपल की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ह्यूगन्स प्रिंसिपल, ये वाई है, ध्यान रखना। ह्यूगन्स प्रिंसिपल, अब ह्यूगन्स प्रिंसिपल वेव फ्रंट के लिए 2-3 प्रिंसिपल्स बताता है, 2-3 बातें बताता है, उन सबको हम समझेंगे। पहले लिख लीजिए, फिर हम उसको समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूगन्स प्रिंसिपल, according to Huygens principle, according to Huygens principle, each point on a wave front, first point लिखेंगे Huygens, according to Huygens principle, और first point, each point on a wave front, each point on a wave front acts as a fresh source, acts as a fresh source of new disturbance, of new disturbance called secondary waves or wavelets, called secondary waves or wavelets। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि, दोबारा रिपीट कर देता हूं, each point on a wave front acts as a fresh source of new disturbance called secondary waves, called secondary waves or wavelets। ओके, सो इसके कहने का मतलब है कि अगर ये एक वेव है, वेव स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है,
तो कहता है कि वेव जो है आपके पास, वेव फ्रंट है, उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं जिनको हम लोकस कह रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं विच आई सेड लोकस, ये सारे लोकस एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी यहाँ से एक नया डिस्टर्बेंस निकलती है, यानी कि न्यू एनर्जी फॉर्म निकलती हैं इन ऑल डायरेक्शन। ये एक नए सोर्स की तरह काम करती हैं, ठीक है, ये नए सोर्स की तरह काम करते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेव या वेवलेट्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वेवलेट्स, वेवलेट्स। हर वेव पे, वेव फ्रंट पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम लोकस कह रहे थे, वो एक तरीके से नए सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस का काम करते हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेवलेट्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। द सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी कि ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, secondary wavelets spread out in all directions with the speed of light, with the speed of light. The secondary wavelets spread out in all directions with the speed of light, यानी कि जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं ये चारों डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं, मूव करते हैं, और किस स्पीड से मूव करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। थर्ड पॉइंट, ठीक है, कई आपके टीचर शायद ये जो दो पॉइंट हैं इनको एक साथ भी लिखवा सकते हैं, आपके टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, आपके टीचर्स इन दो पॉइंट्स को एक साथ भी कंबाइन करके लिखवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम is given by the forward envelope, forward envelope, ब्रैकेट में लिख सकते हो, tangential surface in the forward direction, forward envelope in bracket tangential surface in the forward direction, tangential surface in the forward direction, bracket close, of the secondary wavelets at that time, of the secondary wavelets at that time, ठीक है। थर्ड लाइन का क्या मतलब है, ये जो डिस्टर्बेंस हैं, इन डिस्टर्बेंस के अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको एक सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाती है, यानी कि एक न्यू वेव फ्रंट मिल जाती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इस पे फिर डिस्टर्बेंस होगा, उस पे फिर टेंजेंट ड्रॉ, फिर एक और वेव फ्रंट मिल जाएगी, तो ये थर्ड लाइन कहती है, यानी कि अगर आप सर वेवलेट्स के टेंजेंट कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको एक नई वेव फ्रंट मिल जाती है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? ब्रैकेट के बाद बताना। bracket close of the secondary wavelets at that time, of the secondary wavelets at that time. The new wavefront at any later time is given by the forward envelope in bracket tangential surface in the forward direction, in bracket tangential surface in the forward direction, bracket close, of the secondary wavelets at that time, at that time. डन सर। डन, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है ह्यूगन्स प्रिंसिपल को लेके तो पूछ सकता है। और इसके बाद ये रे डायग्राम आप, मतलब ये डायग्राम बना लोगे, रे डायग्राम नहीं, ये डायग्राम जरूर बना लेंगे। एग्जाम में ये 1 या 2 मार्क्स में पूछ लेता है, बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखेंगे।
क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो एक बार बता दें, यस सर, डन सर, क्लियर सर। Yes, sir. क्लियर। देखिए ये चैप्टर और है जो कि आधे से ज़्यादा अक्टूबर ले लेगा। देन बचता है नवंबर। तो यू कैन इमेजिन कि चैप्टर आपका सिलेबस कब तक फिनिश हो सकता है। एट द एंड ऑफ नवंबर वी वी विल फिनिश द सिलेबस approximately, because 15th chapter, which is communication, is not in the syllabus from since last year, so we have to study only 14th chapter. So basically, dual nature of material, atom and nuclei, then semiconductor. तो जो तीन चैप्टर हैं, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, दीज आर द चैप्टर्स जो कि एक मंथ के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। देन सेमीकंडक्टर बचता है। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। और ये ना हो कि सिलेबस भाग जाए तो क्लास अटेंड करना ही छोड़ दो। ठीक है? हाँ जी, क्लियर है सभी को? यस सर। सबको क्लियर है तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये हमें प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे, बाय ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के बेस पे हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही प्रूव करके दिखाने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है? तो रिफ्लेक्शन ऑन द वेव थ्योरी टॉपिक डाल लेंगे। वेव थ्योरी। तो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो इसमें रे डायग्राम जो मतलब बनेगा आपका, एक आपके पास, क्योंकि रिफ्लेक्शन है तो आपने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया जो कि ये रहा आपका, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, दैट इज एम। और इस पे एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है। तो वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि एक रे आएगी और इसके पैरेलल एक और रे आएगी। ठीक है? और ये रिफ्लेक्ट होगी, तो पैरेलली ये भी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है? तो लेट्स से कि इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो ये एक वेव फ्रंट है ए बी। ठीक है? ये एक वेव फ्रंट है ए एंड बी। और दूसरी वेव फ्रंट जो इसकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगी वो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गई ए डैश, सॉरी, बी डैश, ए डैश, क्योंकि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ये रे दे रहा है और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ये दे रहा है, इसलिए बी यहाँ पे है तो इसलिए ये बी डैश हो गया, और ये ए यहाँ पे है इसलिए ये ए डैश हो गया। ठीक है? इस पॉइंट को मैं यहाँ ए डैश लिख देता हूँ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन डायग्राम बना सकते हैं। इसमें पहले आप लिख लीजिए, या पहले रे डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन और फिर डेरिवेशन करवाता हूँ। पहले ये रे डायग्राम बनाइए जल्दी से। और ये एक नॉर्मल लाइन है, मतलब इस पे हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि N1 एंड N2 ये बना लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक मैं लाइन लिख देता हूँ। हो जाए तो बता देना, बन जाए जब।
ये लाइन परपेंडिकुलर आएगी, पैरेलल आएगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये भी पैरेलल जाएंगी। ये जो वेव फ्रंट बनाया है ए बी, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के, 90 एंगल बनाएंगे दोनों पे, और इसी तरीके से ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ध्यान से रे डायग्राम बनाएंगे। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन पूरा है हमारा, आई और आर। हाँ जी, ये जो वेव फ्रंट से है, वेव फ्रंट, क्योंकि यहाँ पे वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, तो वेव फ्रंट बनाएंगे। ए बी वेव फ्रंट बनाएगा एंगल आई, और ए डैश बी डैश वेव फ्रंट बनाएगा एंगल आर। ओके एवरीवन डन? तो एक एक्सप्लेनेशन लिखो इस डायग्राम के बेस पे। एज शोन इन द फिगर, consider a plane wave front AB. Consider a plane wave front AB incident on the plane reflecting surface M. Incident on the plane reflecting surface M, capital M. Both the wavefront and reflecting surface, both wavefront and reflecting surface being perpendicular to the plane of paper, being perpendicular to the plane of paper, both the wavefront and the plane reflecting surface being perpendicular to the plane of paper. लास्ट लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। चलिए अब डायग्राम के ऊपर आते हैं, क्या क्या हमने देखा। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि एज लाइट या वेव फ्रंट ट्रेवल्स विद लाइट ऑफ स्पीड, और जो लाइट है वो तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता ही है, ठीक है। तो लाइट इज ट्रेवलिंग विद स्पीड c, ठीक है। तो अगर आपको याद हो इन टाइम t, यानी t टाइम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, t टाइम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो वो होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आप मान लो a से a डैश का अगर आप डिस्टेंस निकालते हो, a से a डैश का डिस्टेंस निकालते हो, तो लाइट जो है, रे जो है, वो स्पीड ऑफ लाइट यानी c से ट्रेवल कर रहा है, और टाइम कितना रहता है t, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा c इंटू टी। अगेन एक वेव फ्रंट से, अभी हमने पीछे एक लाइन पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा था कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक सभी रेज सेम टाइम में ट्रेवल करती है। तो अगर A से A डैश में लाइट जो है वो t टाइम में ट्रेवल कर रही है, तो B से B डैश में भी लाइट t टाइम में ही ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे B डैश भी क्या आ जाएगा, c इंटू टी। ये बात समझ में आई होगी कि अगर A से A डैश तक लाइट रे t टाइम में ट्रेवल कर रही है, तो सेम वेव फ्रंट में डिफरेंट रे सेम टाइम से ट्रेवल करेगी, यानी B से B डैश में भी लाइट सेम टाइम में ट्रेवल करेगी। तो इसके बेस पे c इंटू टी और c इंटू टी आ गया हमारे पास ए डैश और बी बी डैश, ठीक है। दूसरा हमारे पास है एज एंगल, अगर आप देखो ए बी, ए डैश जो है वो है एंगल आई के बराबर, जो कि है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से एंगल बी डैश, ए डैश और बी जो है वो एंगल आर के बराबर है, विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम ट्राइंगल लेंगे, दो ट्राइंगल, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि
क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन प्रूव करना है ना, प्रूव क्या करना है, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है, रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूव करता है और यही हमें प्रूव करना है। तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारे पास है ए बी ए डैश, ए बी ए डैश एंड ट्राइंगल बी डैश ए डैश बी। ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में हम देखते हैं क्या क्या चीजें कॉमन हैं। देखो ए डैश और बी बी डैश क्या है, इक्वल है, सी इंटू टी। ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं एंगल ए एंड एंगल बी डैश जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, इक्वल है बिकॉज 90 डिग्री। और तीसरा हम कह सकते हैं कि एंगल साइड, साइड सर बी ए डैश एंड ए डैश बी क्या है, इक्वल है, सेम साइड या कॉमन साइड। ठीक है, ये तीन साइड्स हमने मतलब तीन चीजें इक्वल बता दी। एक एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी डैश, दूसरा साइड आपका ए डैश और बी डैश, एंड थर्ड इज बी ए डैश और ए डैश बी कॉमन हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। दैट मीन्स कि ट्राइंगल ए बी ए डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डैश बी। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल आई है, यानी कि एंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश बी। दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हैंस प्रूव। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, दो साइड्स और एक एंगल को इक्वल दिखाया है और उसके बेस पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, और हम कह सकते हैं कि ये एंगल्स भी फिर इक्वल होने चाहिए। क्लियर है सभी को? ये 10th की हमने एक मैथ की प्रॉपर्टी हमने यूज करी है यहाँ पे, आई होप सबने ही पढ़ी है। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर सी हमारा स्पीड है ना? हाँ, सी हमारा स्पीड है। सर ए बी और बी डैश ए वेव फ्रंट। ए बी एंड बी डैश ए वेव फ्रंट है। AB is wavefront, incident wavefront, and A dash B dash is reflected wavefront. आप ये लिख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे आप ऐसे एरो डाल के लिख सकते हो, इंसिडेंट वेवफ्रंट, और इसके लिए लिख सकते हो रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, रिकनेक्ट कर लीजिए। Yes, sir. रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे, तो रिकॉर्डिंग में बता देते हैं एक बार। जैसे कि आपने रिफ्लेक्शन प्रूव किया ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, उसी तरीके से रिफ्रैक्शन प्रूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो रिफ्रैक्शन में अगेन एक सरफेस बनाएंगे, बट इस बार ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा दो मीडियम के बीच में, रेयर एंड डेंसर मीडियम। तो आपके पास एक रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और एक डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। दो पैरेलल रेज आती हैं जिसपे ये इंसिडेंट वेव फ्रंट बनता है, और क्योंकि रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई,
तो परपेंडिकुलर एक रे वेव फ्रंट बनाया ए बी और रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर रे वेव फ्रंट बनाया ए डैश बी डैश, एंगल आई एंड एंगल आर। रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है तो दोनों में लाइट की स्पीड अलग अलग होगी। तो light in travel with speed c1 in rarer medium and speed c2 in denser medium, ये हमने लिख दिया। और हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि म्यू इज इक्वल टू होता है c1 बाई c2, यानी कि स्पीड 1 बाई स्पीड 2, स्पीड ऑफ रेयर मीडियम टू स्पीड ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ह्यूगन्स प्रिंसिपल हमने पढ़ा कि अगर एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में एक रे को अगर टाइम t लग रहा है तो दूसरी वेव फ्रंट को भी रे को भी उतना ही टाइम लगेगा। तो ये रे ए से ए डैश आने में जितना टाइम लगा है t टाइम लिया और स्पीड c1 से, तो उसका डिस्टेंस कितना आ गया, स्पीड इंटू टाइम c1 इंटू टाइम t, तो उतना ही टाइम b से ए बी डैश में भी लगेगा, तो इसलिए इसका डिस्टेंस हो गया c2 इंटू टाइम t। एंगल आई हमारे पास है, एंगल आर हमारे पास है, तो हमने ट्राइंगल लिया है ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, जिसके अंदर हमने साइन आई लगाया है विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया ए डैश और हाइपोटेनस हो गया बी ए डैश, और ए डैश हमने अभी लिखना है c1 इंटू टी, वो पुट कर दिया है इक्वेशन 1। साइन आर अगेन दूसरा ट्राइंगल लिया ए डैश बी डैश बी, तो बी डैश ए डैश बी, साइन आर लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज बी डैश एंड हाइपोटेनस हो जाएगा बी ए डैश। तो बी डैश हमने निकाला है c2 इंटू टी इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, डिवाइड किया तो कैंसिल होके बचा c1 बाई c2, जो कि हमारा आया है म्यू के बराबर फ्रॉम इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए से हमारा ये म्यू के बराबर आ गया, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन आई बाय साइन आर विच इज स्नेल्स लॉ और हेंस प्रूफ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, और अगर आपको नोट कर लिया है मतलब सबने नोट कर लिया तो एक बार वो भी बता दें, सबको क्लियर हो गया है तो वो भी बता दें। डन सर। डन, सभी ने डन कर लिया, दिव्यांशु, रचित, ठीक है। सो लास्ट में ए हाँ इक्वेशन से किया हमने। ये, हाँ मतलब c1 बाई c2 हमारा म्यू के बराबर है ना, तो हमने c1 बाई c2 की जगह म्यू पुट कर दिया, तो म्यू इज इक्वल टू आ गया साइन आई बाय साइन आर फ्रॉम इक्वेशन ए। ओके और किसी को कोई डाउट, नोट कर लिया होगा सभी में। तो ये एक क्वेश्चन है छोटा सा, फिर आगे हम अब इसको आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू किया जाएगा। क्लास इसकी बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा नया है आपके लिए, तो इसको ज़रूर अटेंड करके समझें, ठीक है। क्लास मिस करेंगे चाहे किसी भी रीज़न से, क्योंकि वीडियो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता है, क्वेश्चन आंसर करने से भी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो प्लीज़ अटेंड द क्लास, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम सब शायद सबके ख़त्म हो गए हैं, तो आई गेस किसी को मिस करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो इसलिए पढ़ें और पढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।